Hello my dear students, first of all I congratulate all the students those who have given the pre-board half-yearly examination. My loving students and my loving friends, in your second term there are two important lessons are there. In the class 10th, two important lessons. One is the heredity and second is the our environment. First heredity, second our environment. My loving students and my loving friends, already we have uploaded the two YouTube videos in my YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri. So my loving friends, those videos completely belong to the heredity. मैंने आपको बताया कि मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने हेरेडिटी पर ऑलरेडी मैंने अपने दो वीडियो अपलोड कर रखे हैं। और आपके सेकेंड टर्म का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लेसन है, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, क्लास 10th में भी है, कि अवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण क्या है। अवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण क्या है। सिंपली इन्वायरमेंट बोलते हैं, बट इन्वायरमेंट ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट। माय लविंग फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सिंपल से टॉपिक पर चलना चाहता हूं। अभी अब तक ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म अगर कोई है तो है इन्वायरमेंट। हमारा एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट। अभी हम कुछ समय बाद आपको इसका कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। हमारा एनवायरमेंट क्या है, हमारा पर्यावरण क्या है। तो अगर हम पर्यावरण से ध्यान पर देखें तो पर्यावरण में यह एक ऐसी शिक्षा है जो हमारे अर्थात जीव जंतु और प्रकृति के बीच एक संबंध को स्थापित करती है। ऑल द लिविंग, एक कोरिलेशन इन बिटवीन ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एंड क्लाइमेट, जितने भी इस संसार के जीवित प्राणी हैं और जो भी पर्यावरण, जो भी वायुमंडल है, प्रकृति है, प्रकृति ने जिस वायुमंडल को बनाया है, इस वायुमंडल के बीच यह एक सहसंबंध को स्थापित करता, कोरिलेशन को बताता है। हम इसे अगर कोरिलेशन ना कहें तो अपनी लैंग्वेज में स्पष्ट शब्दों में इसको कह सकते हैं कि हमारे और पर्यावरण के बीच का संबंध है। ध्यान देना, इकोलॉजी इसी से मिलेगा। अभी आपको, अभी हम आपको आगे ले चलेंगे, इकोलॉजी टर्म भी इसी से मिलेंगे, कहेंगे हम आपको। द सिंपल conjugation or correlation in between plant and animals, those who completely adapted by the climate. क्लाइमेट के द्वारा ये सब जुड़े हुए होते हैं। कहने का आशय ये रहा कि क्लाइमेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देता है। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं, हम अपने एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने अभी आपको पर्यावरण के विषय में बताया कि एनवायरनमेंट क्लास लोअर से लेकर के हायर क्लास तक, BA, MA, ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दिया है कि सभी को पर्यावरण का एक क्वेश्चन पेपर देना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, जो उन्वान है, वो इसी बात पर है कि हमारा पर्यावरण क्या है।
हम किस पर्यावरण में जो है निवास कर रहे हैं, कहीं पॉल्यूटेड तो नहीं है, कहीं ऐसी कंडीशन में नहीं है जो कि अनफेवरेबल हो। ये सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हम इस पर डिफरेंट फिगर्स अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोग एक एक फिगर को ध्यान में रखिएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर हम ये कहें कि इसके दो कारक होते हैं, ध्यान से आप कारकों का नाम सुनिएगा। एक होता है जलवायुगत कारक। जलवायुगत कारक में जैसे जलवायु में कौन कौन से कारक आते हैं, ताप है, टेम्परेचर और रेन, लाइट, एयर, ये जलवायु कारक में है। मृदीय कारक में सॉइल फैक्टर्स में क्या क्या है, सॉइल है, ओर्स हैं, मिनरल्स हैं। और बायोटिक कारक में अगर हम बायोटिक को देखें, सभी जीव जंतु आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी इसमें आ जाते हैं बायोटिक फैक्टर में। इन सभी को मिलाकर का अर्थात आपने देखा कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, सॉइल और साथ ही साथ क्लाइमेट के जितने कंपोनेंट हैं, एयर, वाटर, इन सभी का एक मिश्रित, एक कॉम्बिनेटिव कोरिलेशन, एक मिश्रित सहसंबंध ही पर्यावरण कहलाता है। अर्थात पर्यावरण की परिभाषा अगर स्पष्ट शब्दों में अब देखी जाए तो यह निकल करके आती है कि वायुमंडल, मृदीय कारक, जलवायवीय कारक और जैवीय कारक, इन सभी के बीचों का एक संबंध है। क्या है? एक संबंध है जिसको हम कहते हैं कि ये पर्यावरण है। तो इसको हमने कहा कि पर्यावरण होता है। आइए देखते हैं, अब हम आगे आपको बताते हैं पर्यावरण के टॉपिक पर। थोड़ा सा मैं आपको इस टॉपिक पर ले चलता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने लिखा है अवर इन्वायरमेंट। तो अवर इन्वायरमेंट का पॉइंट को मैंने क्लियर किया। तो इकोसिस्टम, यहीं से मैं डिवाइड कर रहा हूं। इकोसिस्टम, टर्म इकोसिस्टम, इकोलॉजी से आया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम, द ब्रांच ऑफ साइंस, इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इकोसिस्टम is defined as the structural and functional unit of biosphere। जलमंडल की यह एक विशेष प्रकार की इकाई को प्रदर्शित करती है। ठीक, क्या है? In which the living organism and non-living organism, in which the living organism and non-living organism, जो living organism, non-living organism are components interact among themselves and which each are the food chain by the food web, या एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं बाय द फूड चेन और अ फूड वेब। माय लविंग फ्रेंड्स, हम इसका फूड चेन और फूड वेब एक बार फिर फिगर अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने कहा कि इस विषय में हम फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, इस संबंध में मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं और सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं कि फूड चेन और फूड वेब क्या होता है। तो यहां पर क्लियर, यहां पर आप देख सकते हैं हमने जो क्लियर किया वो ये किया कि अवर इन्वायरमेंट में हमने क्लियर कर दिया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के हमने पार्ट डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कितना किया मैंने? देयर आर 3 पॉइंट्स वी आर सिलेक्टेड हियर। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। दूसरा मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, समय के आधार पर। दूसरा मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर। अब आइए देखते हैं कि जो हमने यहां पर पॉइंट्स दिए हैं, इस पॉइंट्स को अब हम यहां पर एक एक करके क्लियर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अगर हम क्लियर करें, यहां पर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल,
बेसिस ऑफ नेचर पर हमने 2 पॉइंट क्लियर किया कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल को हमने कहा कि ये जो है टेरेस्ट्रियल है और ये इक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल को फिर हमने काउंट किया कि ये फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड, एक फॉरेस्ट है, एक डेजर्ट है और एक ग्रासलैंड है। यहां पर आपने देखा फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। और इक्वेटिक में आइए देखिए, जलीय कारकों में आइए देखा जाए तो जलीय कारकों में आइए देखते हैं। जलीय कारक में यहां पर इक्वेटिक फैक्टर में आप देख सकते हैं कि मैराइन है और फ्रेश वाटर है। मैराइन अगर बोले तो मैराइन मीन्स होता है समुद्री जल, अर्थात ऐसा जल जिसकी मात्रा जो होती है वो क्या होती है, वो खारी होती है, मीन्स सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर होते हैं, ऐसे वाटर से साल्ट पूरी तरह से क्या होता है, वो डिजॉल्व होता है, घुला हुआ होता है, ये साल्ट वाटर वाले हो गए। एंड सेकंड थिंग फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर not be as like only we are called to the drinking water. Fresh water means those water those who are completely free of the different categories of salts, those who are harmful effect so in our body. In the categories of those types of water, those who have completely so to the harmful effect in our body. तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि ऐसा प्रभाव जो हमारे शरीर पर कुप्रभावित, शरीर को कुप्रभावित कर रहा है, अप्रभावित कर रहा है। तो यहां पर अगर हमने देखा ये हमने इसी कैटेगरी को डिवाइड किया। अब आइए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में मैंने क्लियर किया कि टेम्पोररी ड्यूरेशन एंड परमानेंट ड्यूरेशन। एक बार ड्यूरेशन होता है जो टेम्पोररी ड्यूरेशन होता है, सेकंड ड्यूरेशन होता है जो परमानेंट ड्यूरेशन होता है। एंड द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर अगर ध्यान दें तो आकार के आधार पर स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज। सेकंड थिंग आइए देखते हैं, तो ये मैंने सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन आपके सामने दिया, एक सिंपल सा वर्गीकरण मैंने आपके सामने किया। फिर से हम इस वर्गीकरण को आपको बता देना चाहते हैं। और एनवायरनमेंट में पहला टॉपिक सकता है इकोसिस्टम, जिस इकोसिस्टम की डिफिनेशन मैंने अभी आपको क्लियर किया। और द ecosystem is defined as the structural and functional unit of biosphere, structural and functional unit of biosphere। यहां पर हमने कहा, उसके बाद इस इकोसिस्टम को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये 3 पार्ट में मैंने जो है क्लियर कर दिया। अब आइए देखते हैं, हम आपको आगे बताते हैं इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन मैंने क्लियर किया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमने क्लियर किया, ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने क्लियर किया। तो ये रहा सिंपल सा इकोसिस्टम, जिसको हमने कहा कि यह पारितंत्र होता है। सेकंड थिंग कहीं चलते हैं, कुछ इकोसिस्टम ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं और कुछ इकोसिस्टम ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और नेचुरल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड नेचुरल इकोसिस्टम। माय लविंग फ्रेंड्स एंड माय लविंग स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल अगर इकोसिस्टम की बात करें, हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ये कह दें कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, और इस टॉपिक पर अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पर हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल का मतलब होता है दिस इज कंप्लीटली बी मैन मेड, नॉट बी नेचर मेड, इट कंप्लीटली बी मैन मेड, मैन मेड। And natural ecosystem is operate by the nature, and without any external environmental or human beings are called natural ecosystem. Once again, the natural ecosystem which operate the nature of their own without any external intervention of human beings are called natural ecosystem. For just like forest, desert, grassland, ocean, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। सेकंड थिंग पर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, it may always I have told to you
कि इन दिस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इज सिंपली बी मेड बाय मैन एंड और मैनिपुलेटेड बाय हिम थ्रू एनर्जी इनपुट्स और derivation from them are called artificial ecosystem. For example of the aquarium, हम लोग फिश के लिए रखते हैं एक्वेरियम से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को हम सिंपली उसमें शिफ्ट करते हैं. एक्वेरियम और कॉल्ड गोल्डन एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल एंड टेम्पोररी इकोसिस्टम. माय लविंग फ्रेंड, व्हाट आर अ टेम्पोररी इकोसिस्टम? Temporary ecosystem, these are a short-lived ecosystem. Their time of duration is very short. Simply we call to the short-lived ecosystem, which may be natural or artificial. For example, as a rain, fed pond, or tank, or other temporary ecosystem. And this one. Next one, permanent ecosystem. My loving friends, these types of natural ecosystem which continue and maintain themselves for very long duration of the time. For example, ocean, desert, forest, these are simply the permanent ecosystem. These are simply we are called to the permanent ecosystem. तो इस तरह से मैंने अभी इकोसिस्टम के विषय में बताया कि कितने प्रकार के इस इकोसिस्टम होते हैं. आइए अब हम आगे चलते हैं. अभी तो मैंने इकोसिस्टम के विषय में बताया है, अब हम एक एक करके इकोसिस्टम के विषय में आगे बढ़ेंगे और इसमें हम फिर टॉपिक शुरू करते हैं कि बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं और एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं. तो हम अपना अगला टॉपिक बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर पर डिस्कस करेंगे. बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर. तो मैंने अभी आपको कहा कि बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर. तो बायोटिक फैक्टर में मैंने आपको बताया कि इसमें जीव जंतु आएंगे और एबायोटिक फैक्टर में माय लविंग फ्रेंड्स मैंने आपको क्लियर किया कि इसमें टेम्परेचर है, ताप जिसको बोलते हैं ताप है, वायुमंडलीय हवाएं हैं, वर्षा का जल है. ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये नेचुरल है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो पूरे के पूरे क्लाइमेट को जो है इफेक्टेड करते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. तो यहां पर बायोटिक कंपोनेंट्स के विषय में हम आपको बात बताएंगे. तो आइए देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करेंगे और तेजी के साथ हम यहां पर आपको आगे ले चलते हैं. तो बायोटिक कंपोनेंट के विषय में सबसे पहले आइए देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट. माय लविंग फ्रेंड्स, ये देखिएगा बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स. तो टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स. आइए जैविक कारकों को देखा जाए जो मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बायोटिक कंपोनेंट. तो बायोटिक कंपोनेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट. जैविक घटक जो होते हैं, जैविक कारक जो होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज द प्रोड्यूसर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड इज द डिकम्पोजर. तो आइए एक एक करके देखा जाए. यहां पर पहला होता है प्रोड्यूसर, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर. दूसरा होता है, पहला प्रोड्यूसर हो गया, दूसरा होता है कंज्यूमर और तीसरा होता है डीकंपोजर. माय लविंग स्टूडेंट्स, माय लविंग फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक. क्या होता है? उत्पादक. ये उत्पादक होते हैं. प्रोड्यूसर इनको कहा गया. ऑल टाइप्स ऑफ हर्बेसियस प्लांट इसमें आएंगे. ऑल टाइप्स ऑफ हर्बेसियस प्लांट, हर्ब्स आएंगे, श्रब्स आएंगे, घास, ये सब आते हैं इसमें हर्बेसियस में. हर्ब्स आएंगे, उत्पादक हैं. कंज्यूमर को यहां पर हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, ध्यान देंगे. प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर. PCSC एंड TC. तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर. एट लास्ट हम आते हैं डीकंपोजर, जिसको हम कंज्यूमर को हम हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता. क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं इनको. ये उपभोक्ता हो गए. और डीकंपोजर को हम कहते हैं कि अपघटन करता. ये होते हैं अपघटन
अपघटनकर्ता, इनको हम डिकम्पोजर बोलते हैं, अपघटनकर्ता बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो उपभोक्ता, उत्पादक जो हमको वनस्पतियां हैं जो हमें दे रही हैं, उत्पन्न कर रही हैं। उपभोक्ता भाई हम लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, हम ही लोग तो उपभोक्ता हुए। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उसे मेजॉरिटी ऑफ लिविंग थिंग्स जो होते हैं, मैक्सिमम लिविंग थिंग्स जो होते हैं, वो सब उपभोक्ता होते हैं। एनिमल्स की कैटेगरी में आइए, मैमल्स की कैटेगरी में चलिए, ये सब क्या है? उपभोक्ता है। लायन, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, अदर इंसेक्ट्स, ये सब उपभोक्ता है। गॉड, सीप। डिकम्पोजर, अपघटन करता, इसमें हम लेते हैं बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए। इनमें हम बैक्टीरिया को लेते हैं और वायरसेस को लेते हैं। तो बैक्टीरिया और वायरसेस होता है। आइए हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके विषय में। तो यहां पर मैंने कहा कि उत्पादक, माय लविंग फ्रेंड्स, जो सोलर एनर्जी आती है सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई कंज्यूम करता है तो है उत्पादक। उत्पादक सबसे ज्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, उपयोग में ले लेता है। अब इसके एनर्जी में ले लेने के पश्चात यह अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। आप नोट करते चले, मैं आगे बढ़ता चल रहा हूं, थोड़ा सा तेज चलिए आप लोग। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने उत्पादक को बताया, और उत्पादक में आइए थोड़ा सा हम आगे करते हैं। यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कंज्यूमर को भी इसमें मैंने बताया, और उपभोक्ता के विषय बताया जो उसका उपभोग करते हैं। तो आइए एक एक करके देखा जाए। तो यहां पर प्रोड्यूसर के विषय में सबसे पहले हम डिस्कस करने चल रहे हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं और किस तरह से अपने वर्क को ये कर रहे हैं। प्रोड्यूसर मीन्स those categories of plants or few categories of animals is completely depending upon the climate or solar. For just like plants have taken to the sunlight, within the climate they have taken to the carbon dioxide, in the soil they have taken to the water. With the help of carbon dioxide, water, in presence of sunlight and chlorophyll, plants have made their own food itself. पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बट वी आर नॉट, वी मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वी आर कंज्यूमर, हम उपभोक्ता हैं, नॉट बी प्रोड्यूसर। हम उत्पादक नहीं है बल्कि क्या है? उपभोक्ता है। तो आइए देखते हैं, यहां पर मैंने जो कहा कि जितनी ग्रॉस है, ग्रॉस, ये ग्रॉस, ये अदर कैटेगरी या प्लांट्स, आपने देखा कि ये क्या हो गए? ये उत्पादक हो गए। तो दूसरा होता है कंज्यूमर पर, उपभोगकर्ता। हम जो भी चीजें भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में जो भी पदार्थों को उपयोग में ले आते हैं, या स्वयं किसी न किसी पौधों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा ये किसी न किसी प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो यहां पर हमने देखा कि कंज्यूमर में हम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो सबसे पहले इस प्रोड्यूसर का उपयोग करेंगे, ध्यान देंगे। आप लोग एक लाइन में लिख रहा हूं, उस पर आप ध्यान देंगे। यहां पर मैंने लिखा उत्पादक, फिर यहां पर लिखा हूं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर मैंने लिखा है द्वितीयक उपभोक्ता, फिर मैंने लिखा है तृतीयक उपभोक्ता, अंत में हमने लिखा है अपघटनकर्ता। तो यहां पर आपने देखा कि उत्पादक हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो उत्पादक में मैंने बताया कि यहां पर हम लेते हैं ग्रास को, यहां पर हमने लिया ग्रास को, या फिर हमने लिया प्लांट्स को। तो ग्रास को लिया, प्लांट को लिया। तो प्लांट को लेने के बाद आप देख सकते हैं ग्रास या प्लांट है, तो यहां पर यह प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर इनको बोला जाता है, पीसी बोला जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये यहां पर ग्रास हॉपर हो गया, ग्रास हॉपर को टिड्डा बोला जाता है, ये टिड्डा हो गया, ग्रास हॉपर टिड्डा हो गया।
और इंसेक्ट्स वगैरह हो गए। ये जो है ग्रास को मीन्स छोटे छोटे जो है पौधों का जब भक्षण करते हैं, खाते हैं, ये है प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो ग्रास जैसे हो गया फ्रॉग, स्नेक, मेढक हो गया, सर्प हो गया, इसको हम बोलते हैं मेढक, इसको बोलते हैं सर्प। तो मेढक हो गया, सर्प हो गया, ये क्या हो गए? ये द्वितीयक उपभोक्ता में आ गए। और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग भी क्या है, हम लोग इसके ऊपर भी है, जैसे पालक है और चौराई है, वेजिटेबल्स हैं, ये प्राथमिक उत्पादक हैं और हम प्राथमिक उपभोक्ता में आ रहे हैं और द्वितीयक उपभोक्ता में सेकेंडरी कंज्यूमर में भी हम आ रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स भी हो आए इसमें, ये ह्यूमन बीइंग्स भी हैं। और तृतीयक कंज्यूमर में आते हैं, लायन हो गया, टाइगर हो गया, कैट है, ये सब हॉक है, ये सब आते हैं, हॉक ये सब आते हैं तृतीयक उपभोक्ता में। इनके डेड करने के बाद तब इनका अपघटन, इनको डिकम्पोज करने का काम, इनको डिकम्पोज ध्यान देंगे, इनको डिकम्पोज करने का काम, अपघटित करने का काम डिकम्पोजर करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्रास को लिया ग्रासहॉपर ने प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से लिया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, सेकेंडरी कंज्यूमर से लिया टर्शियरी कंज्यूमर ने, टर्शियरी कंज्यूमर से लिया अपघटन करता है। तो इस तरह से चेन चलती है। माय लविंग फ्रेंड्स, यदि ये चेन न चले या इस चेन से कोई भी एक यदि इस पूरी चेन से, जो चेन आप देख रहे हैं यहां पर चल रही है, इस पूरी चेन से किसी एक कंज्यूमर को आप हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, या किसी एक प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, या इसको टर्शियरी बोलते हैं, या टीसी बोला जाता है, ये टर्शियरी में है, ये टर्शियरी में है, टर्शियरी टीसी है, इनको टर्शियरी कंज्यूमर बोला जाता है। तो उत्पादक और अपघटनकर्ता के बीच ये उपभोक्ता आते हैं। उत्पादक और अपघटनकर्ता मीन्स प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर के बीच कंज्यूमर आते हैं। कंज्यूमर में से किसी भी एक कंज्यूमर को आप रिप्लेस करें, किसी भी एक कंज्यूमर को आप हटा दीजिए यहां से, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या होता? अनबैलेंस्ड हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। इसलिए हम किसी न किसी रूप में सारे कंज्यूमर्स का यूज करते रहते हैं, और ये यूज होता है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फूड वेब एंड फूड चेन, या फूड वेब और फूड चेन के थ्रू इसका उपयोग किया जाता है। ये देखते हैं कैसे किया जा रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता के विषय में बताया। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस छोटे से वीडियोस के साथ मैं आप लोगों को जो है बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से आगे चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इनकी फूड चेन क्या होती है। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन, माय लविंग फ्रेंड्स, यहां पर ग्रास हो गया, ग्रास, इसको लिया ग्रासहॉपर ने, ग्रासहॉपर ने लिया, ग्रासहॉपर के बाद फ्रॉग ने लिया, फ्रॉग के बाद स्नेक ने लिया, स्नेक ने लिया, स्नेक के बाद हॉक ने लिया, इसको हॉक ने लिया। आपने देखा ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, कितने हो गए? ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर, और ये हो गया डिकम्पोजर। क्या हो गया? डिकम्पोजर। तो आपने देखा कि ग्रास प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, एट लास्ट डिकम्पोजर। तो इस तरह से जो चेन सर्वाइव कर रही है, जो चेन चल रही है, इसी चेन को बोला गया फूड चेन। क्या बोला गया इसको? फूड चेन बोला गया। अब हम इसको फूड चेन के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। अब ये फूड चेन, इसके बाद आता है फूड वेब। चेन से अगर देखा जाए, इसका कहने का सीधा सा अभिप्राय यह होता है कि ये चेन वाइज चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक, अगला एक कड़ी से दूसरी कड़ी इसकी मिलती चली जा रही है। लेकिन ध्यान दें
क्या स्नेक को यदि ग्रास हॉपर मिल जाएगा, क्या इसको नहीं खाएगा ये? कि ये सोचेगा कि नहीं जब ये फ्रॉग मिलेगा तभी खाएंगे? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। क्लाइमेट में ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। फूड चेन तो सिंपली सरवाइव करती है, सामान्य रूप से फूड चेन चलती है, लेकिन फूड चेन के चलने के साथ साथ ही आप देखते हैं कि फूड वेब का चलना भी अनिवार्य हो जाता है। फूड वेब का चलना भी अनिवार्य हो जाता है। तो फूड चेन जब चल रही है, इस फूड चेन के माध्यम से जो आप देख रहे हैं कि इस फूड चेन के माध्यम से आप देख रहे हैं कि एक श्रृंखला संचालित हो रही है, एक श्रृंखला चल रही है, लेकिन दूसरा आ रहा है फूड वेब। तो जो चेन चल रही है, चेन के माध्यम से आपने देखा कि तो चेन चल रही है, लेकिन दूसरा टॉपिक आता है फूड वेब। तो चेन कभी भी, ये लीनियर जो आप देख रहे हैं चेन को, या कभी भी जो है जो आसानी पूर्वक सर्कुलेट नहीं कर पाती है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फूड वेब, खाद्य जाल। तो खाद्य जाल में जैसे यहां पर ग्रास हॉपर भी लिया गया, ग्रास हॉपर को लिया जो है टिड्डे ने खाया, टिड्डे को फ्रॉग ने लिया, फ्रॉग को जो है स्नेक ने लिया, स्नेक को हॉक ने लिया। अब कोई किसी का भी रक्षण कर ले जा रहा है, तो यह चल करके एक जो है जाल जैसा बन जाता है। जैसे ग्रास को लिया जो है ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने लिया, फ्रॉग को स्नेक लिया, स्नेक को हॉक ने लिया, तो चेन बन गई। अब ये फूड चेन भी हमारी जो कई प्रकार की होती है। टेरेस्ट्रियल फूड चेन होती है, एरियल फूड चेन होती है, एक्वाटिक फूड चेन होती है, कई प्रकार की फूड चेन होती है। उसी प्रकार से फूड वेब भी कई प्रकार के होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से हम आपको अब अपना अगला YouTube वीडियो देंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होती है। चूंकि ये वीडियो लंबा होगा, इसलिए शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इसी YouTube वीडियो के साथ अभी अब तक के फूड चेन और फूड वेब के टॉपिक पर यहीं पर इस टॉपिक को यहां पर समाप्त करते हैं, और अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू।